आप सबको सादर नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार साहू है और वर्तमान में मैं शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय मानपुर में पदस्थ हूँ। आज के व्याख्यान का विषय है भारत और चीन का संबंध। तो इस विषय को समझने के लिए हम इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समझेंगे। सबसे पहले तो हम भारत और चीन के ऐतिहासिक रिश्तों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारत और चीन के बीच जो विवाद के मुख्य बिंदु हैं या दोनों के संबंधों में जो बाधाएं आती हैं जिन जिन विषयों से, उनका अध्ययन करेंगे। और तीसरे भाग में हम भारत और चीन के बीच जो सहयोग जिन विषयों पर हो रहा है, जिन मुद्दों पर, उसकी चर्चा करेंगे। और अंत में हम भारत और चीन के मध्य जो नवीन प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं और अंत में एक संक्षिप्त निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब हम किन्हीं भी दो देशों के संबंधों का अध्ययन करते हैं तो हमें एक बात बहुत ध्यान से समझना चाहिए, वो यह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में न तो कोई देश परमानेंट स्थायी शत्रु होता है, न ही स्थायी मित्र होता है। स्थायी होता है केवल राष्ट्रीय हित। ये बात मॉर्गनथाउ, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा था। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो दो देशों का संबंध है वो मुख्यतः निर्भर करता है कि दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों को में कौन सी चीजों को वरीयता दी जा रही है और साथ ही साथ उस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो शक्ति संरचना है, जो अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये दो बातें हैं जो किन्हीं भी दो देशों के संबंधों को प्रभावित करती हैं। तो इन्हीं एक सैद्धांतिक ढांचे में हम भारत और चीन के संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत और चीन के मध्य में जो ऐतिहासिक संबंध है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यता वाले देश हैं। प्राचीन समय से ही दोनों के बीच में संबंध रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र पे हो, चाहे व्यापारिक जो सिल्क रोड था उसके द्वारा व्यापार हो, चाहे चीनी यात्रियों का भारत में आना हो, जैसे ह्वेनसांग और फाहियान, दो चीनी यात्री भारत आए थे। भारत से भी कई महत्वपूर्ण यात्री चीन गए हुए हैं। और बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भी नालंदा और तक्षशिला अध्ययन करने के लिए आते थे। भारत में भी जो बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ वह धीरे धीरे मध्य एशिया से होता हुआ चीन तक फैला हुआ है। इस तरीके से हम देखें तो सांस्कृतिक रूप से और दो प्राचीन सभ्यताओं वाले देशों के बीच में प्राचीन समय से ही बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। वर्तमान समय में जब हम आधुनिक काल में भारत और चीन के संबंधों का अध्ययन करेंगे तो हम 1945 के बाद, जब 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और 1949 में जब चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुए, तब से करेंगे। तो जब 1949 में चीन में साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई तो भारत एक पहला देश था, पहला गैर साम्यवादी देश था जिसने चीन को मान्यता प्रदान की। साथ ही साथ चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए भी चीन का समर्थन किया हुआ है। तो इस तरीके से देखते हैं कि जैसे ही दोनों देशों का एक स्वतंत्र निकाय राज्य के रूप में उदय हुआ, मित्रतापूर्ण संबंध से प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम देखते हैं जो दोनों देशों के मित्रता में एक मील का पत्थर साबित हुई, वह थी 1954 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के मध्य जो पंचशील समझौता हुआ था। ये जो समझौता है, पंचशील सिद्धांत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पंचशील सिद्धांत के क्या क्या मुख्य प्रावधान हैं, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, पंचशील सिद्धांत का सबसे पहला जो सिद्धांत है वो यही है कि एक दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। इसके बाद एक दूसरे के देशों पे आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समान भ्रातृत्व और मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना। इसके साथ साथ ही जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को मान्यता देना। तो ये
1954 में इस तरीके के पंचशील सिद्धांत के द्वारा दोनों की दोस्ती गाढ़ी हुई और अच्छे संबंध बने। उसके बाद 1955 में जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था, उसमें भी दोनों देशों की मित्रता समझ में आई। इसके बाद 1900 हम देखते हैं कि 1959 में इस तरीके की घटनाएं घटी चीन में, जिसके कारण से फिर भारत और चीन के मध्य जो मित्रतापूर्ण संबंध में उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आई। 1959 में क्या हुआ, जब चीन में 1949 में साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई, तो चीन ने फिर धीरे धीरे जो तिब्बत का क्षेत्र था, जो भारत और चीन के मध्य स्थित तिब्बत एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसमें चीन ने धीरे धीरे अपना अधिकार करना प्रारंभ किया। और फिर 1959 तक आते आते उसने वहां जो भी विद्रोह हुए थे उसको दबा करके अपना पूर्णतः अधिकार प्राप्त किया। इससे क्या हुआ कि वहां के जो तिब्बती धर्म गुरु थे, बौद्ध लामा, दलाई लामा, और जो उसके अनुयायी थे, वे लोग ने तिब्बत को छोड़ करके भारत में शरण ली। और भारत ने भी मानवीयता के आधार पे तिब्बत शरणार्थियों को, दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और अन्य जगह पनाह दी, उनको राजनीतिक शरण दी। ये चीजें थी, ये जो घटना थी, इसने भारत और चीन के मध्य में एक कड़वाहट उत्पन्न, क्योंकि चीन ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वहां के जो भी लोग हैं उनको अन्य देश या भारत बिल्कुल कहना चाहिए शरणार्थी के रूप में मान्यता प्रदान करे। इसके बाद फिर उसने जो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन थी, जो दोनों देशों की सीमाओं को विभाजित करती है अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में, उसको भी मानने से इनकार कर दिया। और इसके बाद जो सबसे बड़ी घटना हुई वह थी 1962 में। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और ये आक्रमण था अरुणाचल प्रदेश, जो उस समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर के नाम से जाना जाता था, उस जगह आक्रमण कर दिया। और पश्चिमी क्षेत्र में भी जो लद्दाख का रीजन है, वहां भी उसने आक्रमण कर दिया। और भारत उस समय बिल्कुल इस आक्रमण के बारे में न तो सोच सकता था और न ही इसके लिए तैयार था। तो इस युद्ध में निश्चित रूप से भारत को हार मिली, और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में और लद्दाख की तरफ अक्साई चीन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। और साथ ही साथ जो भारत और तिब्बत को जोड़ने वाले बहुत सारे जो हिमालय के बीच में दर्रे स्थित थे, उनको भी अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद एक तरफा युद्ध विराम करते हुए वह अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों से पीछे भी हट गया। तो ये जो 1962 का युद्ध था, वह भारत और चीन के संबंधों में एक जो दरार पैदा करने वाला था, और यह जो दरार है वह लंबे समय तक चलता रहा। इसके बाद से हम देखते हैं 1978 में जब जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, तो उन्होंने चीन की यात्रा की। कुछ थोड़े से सुधार प्रारंभ हुए, लेकिन 1988 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उनके जो चीन यात्रा था, उस समय से फिर भारत और चीन के संबंधों में जो सहयोग के तत्व धीरे धीरे फिर से ठीक होने लगे, क्योंकि उस समय भारत ने एक व्यवहारिक नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि सीमा विवाद और अन्य जो मामले हैं, अन्य मुद्दे हैं, उन दोनों को हमको अलग अलग करके देखना होगा। सीमा विवाद निश्चित रूप से एक मूल समस्या है भारत और चीन के संबंधों में, जटिल भी है, लेकिन इसको बेस आधार मान के हम दूसरे संबंधों और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग की अनदेखी नहीं कर सकते। फिर 1991 के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में फिर से सुधार आने लगा। फिर हम देखते हैं कि जब 1998 में भारत ने परमाणु विस्फोट किया, और जब 1974 में भी प्रथम परमाणु विस्फोट किया था, तब ने भी चीन ने भारत का बहुत विरोध किया था, और चीन ने बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, और विश्व समुदाय से भी अपील किया कि वे प्रतिबंध भारत पर लगाएं। लेकिन 2001 के बाद और 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो जब उन्होंने चीन की यात्रा की,
तो धीरे धीरे फिर से चीन और भारत के संबंधों में सुधार आने लगा। फिर हम देखते हैं कि 2006 में सिक्किम के विलय को भी भारत में मान्यता प्रदान किया। फिर नाथुला दर्रे को भी भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए खोला। फिर हम देखते हैं कि चीन ने भी कैलाश मानसरोवर, जो कि भारत के हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो कि तिब्बत में स्थित है, वहां जाने के लिए भी एक नए मार्ग को और जो शॉर्टकट है उसको भी ओपन किया। तो ये जो धीरे धीरे जो सुधार थी वो आने लगा। लेकिन इन सब समय में भी हमने देखा कि चीन सीमा विवाद को लेकर के, सीमाओं को लेकर के एक आक्रामक रुख लगातार अपनाता रहा। फिर 2015 में चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग थे, उन्होंने भारत की यात्रा की। फिर 2018 में आप देखेंगे मोदी जी चीन की यात्रा गए। फिर 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग फिर भारत आए थे, जो महाबलीपुरम तमिलनाडु में जो बैठक हुई, एक अनौपचारिक बैठक थी जिसमें बहुत सारे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों पर कूटनीतिक सहयोग बढ़ाने के बारे में चर्चा हुई। तो ये जो सारी एक सिलसिलेवार घटनाक्रम है वो भारत और चीन के बीच निश्चित रूप से बढ़ते मजबूती को दिखाते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि चीन और भारत के मध्य जो विवाद के प्रमुख बिंदु हैं उन पर हम थोड़ा सा गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो हम देखते हैं कि चीन और भारत के मध्य जो सबसे महत्वपूर्ण जिस मुद्दे पर विवाद है वो है सीमा विवाद। तो भारत और अब चीन की सीमा देखेंगे, दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं। भारत और चीन के मध्य लगभग 4000 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है, जो कि भारत के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में स्थित है। ये जो सीमा रेखा है, इसका जो एक डिमार्केशन होना चाहिए वो प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ है, ऐसा चीन का कहना है। इसलिए इस पर लगातार विवाद बना है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा का सीमांकन हुआ था, उसको जानने के लिए हमको 1914 में जाना पड़ेगा, जब भारत में ब्रिटिश शासन था। तो 1914 में शिमला में एक समझौता हुआ था जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि, तिब्बत के प्रतिनिधि और चीन के प्रतिनिधि शामिल थे, जिसमें से भारत के जो प्रतिनिधि थे मैकमोहन, जिन्होंने भारत के नक्शे पर एक लाइन खींची जो कि उस समय के तिब्बत और भारत के मध्य एक जो सीमा का विभाजन किया, वो विभाजन को तिब्बत के प्रतिनिधि, चीन के प्रतिनिधि और भारत ने भी माना, और जिसको हम अरुणाचल सेक्टर में मैकमोहन रेखा के नाम से भी जानते हैं। और इस बीच तिब्बत को दो भागों में बांटा गया, एक इनर तिब्बत और एक आउटर तिब्बत। इनर तिब्बत वह कहलाता है, आंतरिक तिब्बत, जो चीन से लगा हुआ था, और जो भारत की सीमाओं, नेपाल भूटान की सीमाओं से जो एक वृहद तिब्बत था, आउटर तिब्बत जिसको कहते हैं, उसमें चीन की प्रभुता को तो स्वीकार किया गया, लेकिन उस संधि में ये भी बात कही थी कि चीन कभी भी इन क्षेत्रों में न तो कोई प्रशासनिक नियुक्ति करेगा, चीन एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता देगा, और न ही कोई सैनिकों की नियुक्ति करेगा। तो वो जो चीजें थी, वो जो उस समय निर्धारित हुआ था, वही चला आ रहा था। लेकिन जब 1949 में चीन में साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई, तब चीन ने धीरे धीरे क्या किया, तिब्बत को अपने में पूर्ण रूप से मिलाने का प्रयास किया। और फिर 1949 से लेके 1959 तक, इन 10 वर्षों में धीरे धीरे उसने बहुत सारे वहां के काफी दमन पूर्वक कार्यवाही की, और उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर से तिब्बत को आजाद करा रहे हैं और हम किसी भी समझौते को नहीं मानेंगे, क्योंकि वह चीन उसमें शामिल नहीं था। और इस तरीके से हम देखते हैं कि 1959 तक चीन ने पूरे तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया, और जब तिब्बत पर अधिकार कर लिया तब फिर उसने कहा कि हम मैकमोहन रेखा को नहीं मानते, और उसने यहाँ तक कि जो भारत का अरुणाचल प्रदेश है उसको भी तिब्बत का दक्षिणी भाग कह करके अपना दावा करता है। तो हम देखते हैं कि लद्दाख के क्षेत्र में और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में चीन
करीब 1,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपना दावा करता है। तो ये जो सीमा विवाद है ये बहुत ही दोनों देशों के बीच में है और इस सीमा विवाद को हल करने के लिए कई प्रयास भी किए गए। 1962 में तो युद्ध हुआ ही, लेकिन जब राजीव गांधी के समय में सीमा विवाद को हट करके अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए भी कहा गया। फिर धीरे धीरे हम जो देखते हैं कि सीमाओं को सुलझाने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की गई है। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी अपनाए गए हैं। तो बहुत सारे प्रयास और विशेषज्ञों की कई टीमें बना करके इस समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने देखा है कि चीन बार बार भारतीय सीमा का अतिक्रमण करता है। 2017 को घटना जो डोकलाम में हुई थी उसको भी हम नहीं भूल सकते, क्योंकि डोकलाम का जो क्षेत्र है उसके पास चीन अपनी सैनिक गतिविधि को बढ़ा रहा था, रोड और सड़क का निर्माण कर रहा था और ये जो गतिरोध था वो करीब 70-80 दिनों तक चला था, 2 महीने से ज्यादा चला था। तो हम देखते हैं कि चीन सीमा विवाद को लेकर के हमेशा आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। तो ये एक प्रमुख मुद्दा है दोनों देशों के बीच में। फिर हम दूसरे मुद्दे पर चलते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, क्या संघर्ष। तो देखते हैं कि दोनों विकासशील राष्ट्र हैं, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी है, दोनों देश विश्व में समान वस्तुओं का निर्यात करते हैं और दोनों के देश के बीच में बहुत करीब 80 बिलियन डॉलर का भी व्यापार होता है। लेकिन इस व्यापार में भारत के तरफ कहना चाहिए व्यापारिक घाटा ज्यादा है। इसका अर्थ है कि भारत चीन से जितना आयात करता है उसकी तुलना में निर्यात कम करता है। तो ये भी एक समस्या है। फिर चीन जो भारत से आग्रह करता है कि उसको मुक्त व्यापार की अनुमति दे, तो वो भी नहीं है। और भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और जो आईटी सेक्टर है उसके लिए भी चीन ज्यादा अपने यहाँ अनुमति नहीं देता है। तो हम देखते हैं कि चीन और भारत के मध्य में जो आर्थिक जो सहयोग तो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें भी समस्याएं हैं। क्योंकि देखेंगे एक तरह की भारतीय व्यवस्था बहुत सारे क्षेत्रों में चीन पर निर्भर हो गया है और भारत के जो चीन से जो आयातित वस्तुएं हैं वो सस्ती होती हैं। इस कारण से जो भारत के कुटीर उद्योग है, घरेलू उद्योग है, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो इस तरीके से भारत के सामने एक चुनौती है कि वो कैसे इस समस्या को सॉल्व करे। फिर इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने को लेकर के भी एक दोनों के बीच में विवाद है। हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्भव तिब्बत के क्षेत्र से होता है और वह वहां बहुत एक लंबी यात्रा करके भारत में प्रवेश करती है। और जो चीन ने 2006 से 10 के बीच में एक बांध का निर्माण किया है, जिससे कि वो पानी रोक करके उससे बिजली बना रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 2010 से लेकर के 13 के बीच में चीन ने वहां उस नदी पर 3 और बांध प्रस्तावित किए और बनाने का कार्य किया। तो भारत ने इस पर आपत्ति की, क्योंकि भारत का कहना है कि चीन इस तरीके से जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस नदी के पानी को रोक करके वह अपने जो दक्षिण तिब्बत का और दक्षिण चीन का क्षेत्र जो सूखाग्रस्त क्षेत्र वहां डाइवर्ट करना चाहता है। लेकिन ये भारत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। क्यों? क्योंकि पूरा जो उत्तर पूर्वी भारत की जीवन रेखा है ब्रह्मपुत्र नदी, साथ ही साथ बांग्लादेश के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो भारत लगातार इस विषय पर चीन के साथ मतभेद है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि तिब्बत से निकलने वाली जो मेकांग नदी है वह भी थाईलैंड और वियतनाम तरफ जाती है, जिस पर भी चीन बांध बना करके वहां के पानी को रोकने का प्रयास कर रहा है। तो भारत उन देशों के साथ मिल करके भी इस मुद्दे को चीन के सामने उठाना चाहता है और एक दबाव बनाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि भारत और चीन के मध्य में एक और जो विवाद का क्षेत्र है वो है दक्षिण चीन सागर का विवाद, जिसको हम साउथ चाइना सी विवाद कहते हैं। साउथ चाइना सी का जो क्षेत्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है दो दृष्टिकोण से। एक तो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, वहां तेल और पेट्रोलियम और गैस की बहुत मात्रा उपलब्ध है। साथ ही साथ
वह जो जापान, कोरिया, चीन, इस रास्ते में जो खाड़ी के देशों से तेल जो निर्यात होता है उस मार्ग पर पड़ता है। तो चीन दक्षिण चीन सागर जो साउथ चाइना सी है वहां अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां दो द्वीप भी हैं जिसको हम पार्सले और स्प्रैटले द्वीप के नाम से भी जानते हैं, जिस पर चीन अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। और इसलिए जमाना चाहता है क्योंकि यदि उन द्वीपों पर कब्जा कर लेगा तो जो 1984 का यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी है उसके अनुसार उसको किसी भी राष्ट्र की सीमा से 200 नॉटिकल माइल तक आर्थिक संसाधनों के दोहन की अनुमति होती है। तो यदि उन दोनों क्षेत्रों पे वो अधिकार कर लेता है तो उस क्षेत्र के 200 मील के चारों ओर उसको तेल और पेट्रोलियम और वहां के संसाधन पर उसका अधिकार हो जाएगा। इसलिए वो बहुत ही आक्रामक रूप से उन क्षेत्रों पर अपने अधिकार को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। इस बात का विरोध जो साउथ चाइना में दोनों द्वीपों को लेकर के है और प्रभुत्व को बढ़ाने को है, इसको लेकर के चीन और जो साउथ चाइना सी के सीमावर्ती राज्य हैं जैसे फिलीपींस है, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, तो ये जो राष्ट्र हैं इन दोनों पर विवाद है क्योंकि ये लोग उसको विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कैसा है। तो अब भारत इसमें कैसा जुड़ा हुआ है, तो हम देखते हैं कि भारत और वियतनाम बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और भारत वियतनाम को बहुत सहायता भी करता है। भारत का एक जो OVL है, जो ONGC विदेश लिमिटेड, जो कि विदेशों में खनन और पेट्रोलियम उत्पादन के लिए सहयोग और तकनीकी सुविधा प्रदान करती है, वो वियतनाम के साथ मिल करके उस क्षेत्र में एक तेल की खोज और खनन में शामिल है और लगी हुई है। तो इस बात का चीन विरोध कर रहा है और भारत का यह भी कहना है कि जो फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन होता है, नौवहन की स्वतंत्रता होती है, तो उसका भी समर्थन करता है और भारत, अमेरिका और जापान के साथ मिल करके इस साउथ चाइना सी में एक प्रकार से चीन के प्रभुत्व को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी दोनों देशों के बीच में विवाद का एक मुद्दा है। अब हम चलते हैं कि कश्मीर को लेकर के क्या, तो कश्मीर को लेकर के भी चीन ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया है। चीन कश्मीर को एक विवादास्पद क्षेत्र मानता है और पाकिस्तान की जो भी नीति है उसका अनुसरण करता है। तो और हमेशा यही कहता है कि चीन में जनमत संग्रह और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ही उसका समस्या का समाधान कर, जबकि भारत का यही कहना है कि चीन जो कश्मीर का क्षेत्र है वो भारत का अभिन्न अंग है। तो ये एक समस्या। फिर हम देखते हैं कि तिब्बत भी भारत और चीन के बीच में एक महत्वपूर्ण विवाद का मुद्दा है। वो कैसे है, तो हमने जो पुराने समय में सीमा विवाद के समय चर्चा किए थे कि चीन ने जब तिब्बत को 1959 में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया तो वहां के जो धर्मगुरु हैं दलाई लामा, वो तिब्बत के राज्याध्यक्ष भी हुआ करते थे, वो वहां से भाग करके भारत आ गए और भारत ने उन्होंने शरण दी है। तो चीन का यही कहना है कि जो दलाई लामा है ना, उनको शरण ना दे और भारत में वो भारत पर आरोप भी लगाता है कि जो दलाई लामा और उसके समर्थक हैं, तिब्बत शरणार्थी हैं, वे लोग भारत में रह करके चीन विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। जबकि भारत का स्पष्ट रूप से कहना है कि उन्होंने निश्चित रूप से दलाई लामा और करीब लाखों तिब्बती शरणार्थियों को अपने यहाँ पनाह दी है, लेकिन वे सिर्फ उनको यहाँ एक राजनीतिक शरण प्रदान करते हैं और किसी भी चीन विरोधी गतिविधियों को इजाजत नहीं देंगे। और भारत हमेशा से चीन को एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में ही मानता था, लेकिन अपनी नीति में उसने भी परिवर्तन किया है परिस्थितियों को देखते हुए। 2003 में करीब वन चाइना पॉलिसी का उसने समर्थन किया है, लेकिन चीन जो तिब्बत है और तिब्बतियों के अधिकारों और उसकी स्वायत्तता का भी समर्थक रहा है। अब हम देखते हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी चीन और
भारत में बहुत मतभेद है। वैसे तो दोनों देश ही सीमा पार आतंकवाद से ग्रस्त हैं, जैसे कि भारत कश्मीर में और चीन का जो तिब्बत के ऊपर जिनजियांग प्रांत है वो भी इस्लामिक आतंकवादियों से ग्रस्त है। तो चीन और भारत दोनों इस मुद्दे पर तो मिलकर के इसको हल करने का कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीन भारत में जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी, सीमा पार आतंकवादी है, उसमें पाकिस्तान का ही समर्थन करता है। कैसे? तो हम देख सकते हैं कि जब भी जो जैसे मोहम्मद के जो सरगना था उसकी क्या बोलते हैं, जब उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का मामला हो, तब भी चीन हमेशा पाकिस्तान का ही साथ देता, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे कोई और अन्य आतंकवादी। तो आतंकवादियों के मामले में चीन हमेशा पाकिस्तान का ही समर्थन किया है। जब हमने देखा कि जो संयुक्त राष्ट्र में जो मसूद अजहर है, जो कि पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था, जब उसको प्रतिबंधित करने की मांग की गई तो चीन उसमें वीटो कर देता है। अर्थात चीन एक प्रकार से आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरी नीति अपनाता है। तो ये भी भारत और चीन के बीच में एक विवाद का मुद्दा है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ये तो कुछ प्रमुख मुद्दे थे जिस पर भारत और चीन के बीच में, फिर कुछ और मुद्दे हैं जिन पर भी मतभेद है, जैसे कि परमाणु क्षेत्र को देख लें। तो जब भारत ने 1974 में परमाणु विस्फोट किया, तब चीन ने उसका विरोध किया। उसने कहा कि भारत को एनपीटी और सीटीबीटी पे हस्ताक्षर करना चाहिए और इससे पूरी दक्षिण एशिया की स्थिरता को खतरा है। और जब 1998 में विस्फोट किया, तब भी उसने इस तरीके की बातें की। लेकिन चीन ने चोरी छुपे भारत को संतुलित करने के लिए पाकिस्तान को लगातार परमाणु क्षेत्र में हो, लगातार उसने सहयोग किया है। तो परमाणु क्षेत्र में भी हम देखते हैं तो भारत का उसने विरोध किया है। जब भी भारत ने परमाणु विस्फोट किया तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय से उन्होंने आग्रह किया कि वह उस पर भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो चीन और पाकिस्तान की मित्रता है, जो घनिष्ठ संबंध है, वह भी एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि चीन ने भारत को संतुलित करने के लिए पाकिस्तान को एक गार्ड के रूप में यूज किया है। चीन ने पाकिस्तान को बहुत सारे सैनिक हथियार दिए हैं, उन्हें परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी प्रदान की है। आप देखेंगे वहां का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको विकसित करने में मदद की है। फिर आप देखेंगे वहां का जो प्रक्षेपास्त्र मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें सहयोग किया है, भारी निवेश किया है। और साथ ही साथ चीन ने पाकिस्तान में वहां के एक बंदरगाह जो ग्वादर पोर्ट के नाम से है उसको भी डेवलप कर रहा है, ताकि चीन तिब्बत के रास्ते और काराकोरम हाईवे के मार्ग से अरब सागर तक अपनी पहुंच बना सके। तो ये जो बात है, ये भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि जो चीन द्वारा प्राप्त शस्त्र हैं पाकिस्तान उसको भारत के विरुद्ध उपयोग करता है। और साथ ही साथ चीन ने जो पाक अधिकृत कश्मीर में जो काराकोरम हाईवे का निर्माण किया है, जो कि भारत के या पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो यह भी भारत का कहना है कि उस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है और भारत की संप्रभुता का यह है। इस तरीके से जो चीन और भारत की दोस्ती है उसमें चीन और पाकिस्तान की मित्रता एक बाधा या समस्या के रूप में आती है। तो ये तो कुछ समस्याएं हैं, कुछ और भी हैं, जैसे कि भारत के जो एनएसजी है, एनएसजी जिसको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में है, इसकी सदस्यता को लेकर के भारत का चीन ने विरोध किया है। और चाहे तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर हो, इस पर भी चीन भारत का विरोध करता है, जबकि अन्य जो स्थायी सदस्य हैं वो भारत का समर्थन करते हैं। फिर हम देखते हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में जो रणनीतिक साझेदारी हो रही है, भागीदारी बढ़ रही है, ये भी चीन और भारत के
संबंधों को थोड़ा सा खटास उत्पन्न करती है, क्योंकि चीन का मानना है कि अमेरिका भारत के साथ रणनीतिक साझेदार बना करके और अमेरिका जापान के साथ भागीदारी बढ़ा करके चीन को एक प्रकार से घेरने की कोशिश कर रहा है, और जो चीन की जो एक महाशक्ति में उभरने की जो है उस पर भी ये कंट्रोल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विवाद के क्षेत्र हैं। और एक अंतिम और लास्ट जो एक विवाद जो भी महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में चल रहा है, वो है वन बेल्ट वन रोड का जो महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके द्वारा चीन से लेके यूरोप तक जो पुराना सिल्क रोड था उस पर तिब्बत, रशिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया से लेकर के यूरोप तक पहुंचना चाहता है, और साथ ही साथ हिंद महासागर में सभी महाद्वीपों में और इससे लगे हुए विभिन्न जो देश हैं उन पर नौसैनिक और जो बंदरगाह का विकास करके उसको अपने व्यापारिक और नौसैनिक उपयोग में लाना चाहता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन ने म्यांमार में, चीन ने बांग्लादेश के चटगांव में, श्रीलंका के हम्बनतोता बंदरगाह का, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट और अफ्रीका के जिबूती इसमें भी बंदरगाह का विकास किया है और इसको आर्थिक और सैनिक रूप से उपयोग करने के लिए उसको प्रयोग कर रहा है। तो हम देखते हैं कि भारत का मानना है कि चीन इस तरीके से छोटे छोटे पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठता बढ़ा करके भारत को एक घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सामरिक जो नीति है उस पर भी भारत के लिए एक चुनौती पेश करा। तो भारत ने भी इसके जवाब में वियतनाम से घनिष्ठता बढ़ाई है, जापान से उसकी घनिष्ठता है। जो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में डेवलप कर रहा है उसके ठीक 70-80 किलोमीटर में चीन ने भारत ईरान में भी एक पोर्ट डेवलप कर रहा है। तो इस तरीके से देखते हैं कि इसमें भी दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता विद्यमान है। अब इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि भारत और चीन के बीच में सहयोग भी हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किन्हीं देशों के बीच में सिर्फ प्रतिद्वंद्विता रहे। आज के जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है विभिन्न देशों के, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चीन और भारत एक साथ भी आ रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख है कि चीन और भारत हम जानते हैं कि विकासशील राष्ट्र हैं। तो कई मुद्दे हैं, जैसे कि हम लेते हैं विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देशों के तरफ से वार्ता के रूप में। फिर हम देखते हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो विकसित राष्ट्र हैं और भारत और चीन और अन्य विकासशील राष्ट्र, इस पर भी सहमति है। फिर हम देखते हैं हिंद महासागर को, क्योंकि हिंद महासागर का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो एक एनर्जी रूट के रूप में है, क्योंकि भारत और चीन ऊर्जा के बहुत आयातक देश हैं जो खाड़ी से आयात होते हैं। तो हिंद महासागर की जो रूट है उसकी सुरक्षा को लेकर के और उनने नशीली व्यापार को लेकर के यह भी इम्पोर्टेंट है। इस मुद्दे पर भी दोनों देश की सहमति है। फिर हम देखते हैं कि कुछ विश्व के कुछ और जो संगठन है उसके माध्यम से भी भारत और चीन में सहयोग हो रहा है। जैसे मध्य एशिया में चीन, रूस और के बीच में जो एक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जिसको कहते हैं, उसमें भारत की सदस्यता का चीन ने समर्थन किया है और दोनों मिलकर के उस मल्टीलेटरल एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी बहुत सारे एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। हम फिर देखते हैं कि एक ब्रिक्स है जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना है। इस फोरम के द्वारा भी हमने देखा है कि विश्व के बहुत सारे क्षेत्रों में इन जो विश्व के बड़े राष्ट्र हैं, जो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, मिल करके भी बहुत सारे क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। एक इन्वेस्टमेंट बैंक भी की स्थापना की गई है, उसमें भी सभी देशों का आपस में सहयोग है। तो ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जिस पर सहयोग लगातार बढ़ते जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में हो चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में हो, इनमें भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो चीन और भारत में, उनमें स्टूडेंट्स का आदान प्रदान होता है।
कल्चरल इवेंट भी होते हैं। जो भारत के फिल्म है वे भी चीन में काफी पॉपुलर हैं। तो बहुत सारे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी मतलब सरकारी क्षेत्र को छोड़ करके जो गैर सरकारी क्षेत्रों में आपस में संगठन और घनिष्ठता बढ़ती है, तो वह भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो अभी दोनों देशों के प्रधान के बीच में जो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हो रहा है वो भी इसका एक भाग है। तो इस प्रकार देखते हैं कि हम भारत और चीन के बीच में घनिष्ठता धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये है कुछ सहयोग के क्षेत्र। और अंत में हम भारत और चीन के संबंधों में क्या नवीनता देखने को मिल रही है और क्या निष्कर्ष है वो हम थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रस्तुत करेंगे। एक निष्कर्ष हमारे व्याख्यान का, वो निष्कर्ष यही है कि भारत और चीन के बीच जो संबंध है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो वैश्विक स्तर में, जिनमें भारत और चीन दोनों एक दूसरे के पूरक है। जब तक दोनों मिल करके उसको उस मंच पर, वैश्विक मंच पर एक दूसरे से कूटनीतिक सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इन दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में बहुत कठिनाई होगी। तो निश्चित रूप से, लेकिन यदि हम सीमा विवाद को देखें तो सीमा विवाद के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में अभी भी विवाद है। खास करके चीन की तरफ से बहुत ही आक्रामक रुख अपनाया जाता है। समय समय पर भारतीय सीमा के क्षेत्र का उल्लंघन किया जाता है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लद्दाख के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में भी बहुत बार चीनी सैनिकों के द्वारा आक्रमण किया जाता है। तो ये जो चीजें हैं सीमा विवाद, ये निश्चित रूप से है। लेकिन हमको एक चीज समझना पड़ेगा, दोनों देशों ने अब समझदारी दिखाई है, अपनी सीमा विवाद को एक जटिल समस्या माना है और उसको सॉल्व करने का भी प्रयास किया है, लेकिन साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि यदि हम ये मानते हैं, जो कि विश्व के बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि 21वीं सदी जो होगी वो एशिया की सदी होगी। तो एशिया की सदी बनाने के लिए भारत और जो चीन, जो विश्व के प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रमुख राष्ट्र हैं, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रमुख राष्ट्र हैं, इन दोनों को आपस में सहयोग और सामंजस्य बैठा करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे की अनदेखी नहीं कर सकते। तो जब तक दोनों देश आपस में मिल करके अपने अपने विकास को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक विश्व में शांति और स्थिरता आने में कठिनाई होगी। तो ये आपके सामने हमने चीन और भारत के संबंधों का जिक्र किया। बहुत बहुत धन्यवाद।